आज हम अपना जो चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन के लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो पेंडिंग थे, उन टॉपिक्स के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर, इट्स आवर थर्ड चैप्टर। व्हाट इज द चैप्टर नेम? दिस इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। दिस इज population composition. In Hindi, you can say that this chapter name is जनसंख्या संगठन. Today our topic is rural urban composition. That means this is ग्रामीण नगरीय संगठन. देखिए बच्चों, जब हम रूरल और ग्रामीण नगरीय संगठन की बात करते हैं तो ये भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगा. इसमें जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम मेल्स फीमेल्स के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर सकते हैं. मीन्स जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो पूर्णतः अलग होती है, बिल्कुल ही भिन्न होती है, एक दूसरे से वो डाइवर्स होते हैं. किसके कंपैरिजन में? जो नगरीय जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो वो किस तरीके से डिफरेंट होती है, जैसे कि आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख सकते हैं. ठीक है, आप उनके जो लाइवलीहुड है, जो उनके आजीविका के संसाधन हैं, उनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं. जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज्यादातर किस पर निर्भर करते हैं? वो आप इंडिया से, अपने यहाँ से, हम अपने हरियाणा से या भारत से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे देश की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है. उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि हमारे देश की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो गांव के अंदर निवास करती है. ठीक है, एटलीस्ट हमारे 3/4% नियर बाय 3/4% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है. किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये जो है लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं. अलग अलग होने का मतलब यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला है कि उनका रहने का जो ढंग होता है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. दूसरा मैंने यहाँ पर बात की है कि जो उनकी जीविका उपार्जन का मतलब लाइवलीहुड का जो सोर्स होता है वो भी डिफरेंट होता है. यू नो वेरी वेल, मीन्स जो रूरल जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इट्स डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. इफ आई टॉक अबाउट द urban population, then it's depend on the सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज. ठीक है, वो किस पे निर्भर करती है? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के ऊपर निर्भर करती है. तो जब मैं यहाँ पर इन सब चीजों की बात कर रही हूँ, और वो किस चीज में डिफरेंट हो सकता है? वो दूसरा जो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, वो सोशल बिहेवियर यदि हम देखते हैं, सामाजिक दृष्टि यदि हम देखेंगे तो वो भी क्या होती है? अलग होती है दोनों की. और दोनों की अलग हम किस तरीके से कह सकते हैं? लाइक एज आप जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है आपस में जो होता है वो एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है. उनका दोस्ताना मतलब व्यवहार होता है आपस में, एक दूसरे से जो भाईचारा होता है, भाईचारे की जो भावना होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में जो उनके रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि इतनी सारी विभिन्नताएं हमारे यहाँ पर हैं. उन विभिन्नताओं के बावजूद यदि हम एक देश के बारे में बात करें और फिर किसी अन्य देश का ये मैंने यहाँ पर ग्रामीण और क्षेत्रीय जो डिफरेंस आपके सामने क्रिएट किए हैं, वो इंडिया के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिए हैं. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, यदि मैं 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लाइक एज मैं यहाँ पर एक एशियन कंट्री का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बिकॉज यू नो वेरी वेल, मीन्स एशिया इज ए डेवलपिंग कंटिनेंट, एक मतलब विकासशील जो महाद्वीप आप कह सकते हैं. और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है बेटे वो लाई करती है एशिया कंटिनेंट के अंदर. लाइक एज आप एशिया कंटिनेंट की कंट्रीज की बात करते हैं तो एशिया कंटिनेंट में हमें कुछ कंट्रीज जो है वो जो विच आर द डेवलपिंग कंट्रीज, दीज आर द इंडिया. इफ आई टॉक अबाउट द बांग्लादेश,
बांग्लादेश, एंड द नेक्स्ट वन इज दीज आर आवर ऑल आवर नेबर कंट्री, ये सभी जो हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। आफ्टर देन आई कैन टॉक अबाउट द नेपाल कंट्री, दीज ऑल आर द एशियन कंट्री, एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्री, सॉरी दीज आर द डेवलपिंग कंट्री, दीज आर द मीन्स ये क्या है, विकासशील देश हैं। और यहाँ पर मैं किसकी बात करती हूँ, विकसित देशों की बात करती हूँ, विच आर द डेवलप्ड कंट्री। लाइक एस मीन्स आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कैनेडा, ठीक है, ये यूके की किसी जगह का यदि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ तो ये सारे के सारे मैं क्या कह सकती हूँ कि आप यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं। यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का आप एग्जांपल यहाँ से ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, सेक्स रेशियो जो मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के आधार पर बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास इस तरीके की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज की जब मैं बात करती हूँ तो एक हमारा रूरल कंपोजिशन है, एक हमारा अर्बन कंपोजिशन है। क्लियर हो गया? ये आप सबके साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको जनरल एग्जांपल दिए थे। ये वेस्टर्न कंट्रीज के एग्जांपल जैसे जिम्बाब्वे लाइक कंट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। कैनेडा इज ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस रीजन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड यहाँ पर भी हम जो रूरल कंपोजिशन है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ग्रामीण संगठन बोला जाता है। एंड रूरल का अर्थ यहाँ पर क्या है, नगरीय संगठन। Is it clear to you now? Okay. Then after मैं यहाँ पर जब भी बात करूंगी तो देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज की सिचुएशन है वो यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि जो रूरल कंपोजिशन है, सबसे पहले इसको इरेज कर दीजिए। देखिए रूरल कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं, मैक्सिमम एग्रीकल्चर वर्क, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा की जाती है। मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है, आधुनिक तकनीकों के द्वारा की जाती है। आधुनिक तकनीकों में हम क्या चीजें सम्मिलित करते हैं, हम मशीन्स वगैरह का यूटिलाइजेशन करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं। मैक्सिमम एग्रीकल्चर मतलब अधिकतर कृषि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतर कृषि जो है वो आधुनिक तकनीकों के साथ की जाती है और आधुनिक तकनीकों में हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं, किस चीज को सम्मिलित करते हैं, जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनका प्रयोग जो है वो यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक एज यूएसए इज ऑल्सो ए वेस्टर्न कंट्री, कनाडा इज ऑल्सो ए वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। तो इन जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तो इन कंट्रीज में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है और इन मशीन्स को ऑपरेट कौन करता है, इन मशीन्स को मेल जो होते हैं, पुरुष जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ नगरीय क्षेत्र के अंदर मेल कैंडिडेट हैं वो किस तरफ माइग्रेट होना पसंद करेंगे। आई ऑलरेडी टीच यू अबाउट द माइग्रेशन, अबाउट द प्रवास। नाउ यू नो वेरी वेल if I am using such type of words here, then you know the meaning of migration, प्रवास क्या होता है। तो देखिए जब एक व्यक्ति अपने मूलभूत स्थान को छोड़कर अपने किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लग जाता है तो उसे उस व्यक्ति का माइग्रेशन, प्रवास कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब यहाँ के जो मेल कैंडिडेट है वो कहाँ चले जाते हैं, रूरल क्षेत्र में चले जाते हैं। और यहाँ पर रूरल क्षेत्र में यदि मेल जो है वो क्या करते हैं, जाकर वहां रहने लग जाते हैं। तो ऐसे मीन्स मेल के बारे में जब हम मेल की बात करते हैं तो ये यहाँ जाकर निवास करते हैं और इसी वजह से यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
पुरुषों की जनसंख्या जो है वो जनसंख्या ज्यादा होती है कोमा महिलाओं की तुलना में। ठीक है, पुरुषों की संख्या क्या होगी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की तुलना में ज्यादा होगी। मेल पॉपुलेशन इज हायर देन टू द फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, जो फीमेल्स की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा होती है यहाँ पर मेल की जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। और इस तरीके से जो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर नगरीय क्षेत्र है, नगरों में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए ज्यादा होने के रीजन मैं एक अकेला यही रिस्पॉन्सिबल नहीं बता रही हूँ कि माइग्रेशन जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। यदि किसी नगर में फीमेल्स की जनसंख्या ज्यादा है, नीट में भी कि एजुकेशन हो सकती है, इट में भी ऐसा हुआ हो कि जब वर्ल्ड वार की सिचुएशन हो तो बहुत सारे, जैसे यूनाइटेड किंगडम का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो वर्ल्ड वार की स्थिति में जब विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पर बहुत सारे जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या जो है वो कम हो गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी डेथ की वजह से, ड्यू टू हाई रेट ऑफ डेथ। तो वहां की पॉपुलेशन जो मेल कैंडिडेट की थी वो डिक्लाइन हो गई थी, और इसीलिए वहां पर फीमेल का जो सेक्स रेशो है वो क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। या आप ये कह सकते हैं सेक्स रेशो इज फेवरेबल टू द फीमेल्स। फीमेल्स के लिए क्या था, वहां पर प्रतिकूल जो है वो लिंग अनुपात हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलमोस्ट मीन्स डेवलप्ड कंट्री, दीज आर द, मतलब हम इनको क्या कहेंगे, ये जो विकसित देश जो जिसे आप बोलते हैं, विकसित देश बोलिए या डेवलप्ड कंट्रीज बोलिए, वेस्टर्न कंट्रीज, ये इस तरीके की कंट्रीज होती हैं। तो एक एग्जैक्टली रीजन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब बात करना चाह रहे हैं एशियन कंट्रीज जो हैं। ठीक है, दीज आर द मोस्टली मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से दैट दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज। इनको हम क्या कहेंगे, विकासशील जो मतलब देश है वो कहेंगे यहाँ पर। और इन विकासशील देशों की जब हम बात करने जाते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ की जो गांव की जनसंख्या है एज यूजुअल मीन्स किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज, एशियाई देश। जब एशियन कंट्रीज की मैं बात करती हूं तो देखिए यहां से एक मेरा है रूरल कंपोजिशन, और एक मेरा यहां से है अर्बन कंपोजिशन। First, I want to tell you, these are the developing countries. Developing countries. कैसे देश हैं ये? विकासशील देश है। यहाँ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए रूरल कंपोजिशन क्या होता है, ग्रामीण संगठन होता है, और अर्बन कंपोजिशन की जब मैं बात करूंगी तो आप उसे क्या कहेंगे, नगरीय संगठन की बात करेंगे आप। तो यहाँ से जब मैं रूरल कंपोजिशन की बात करती हूँ, यू नो वेरी वेल अवर कंट्री या एनी कंट्री ऑफ एशिया कंटिनेंट इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और ये जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वर्क जो होता है इनका वो हैंड टूल्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं, मीन्स मॉडर्न टेक्निक्स जो है उनका यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं
जो इसमें जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर में जो इंडिया का भी, इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन द एशिया कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट में ही लाई करती है इंडिया भी। और मैं इंडिया का भी एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर भी कोई इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक को फॉलो नहीं किया जाता है कि जो सारा काम जो है वो मेल कैंडिडेट के द्वारा ही कर दिया जाए। यहाँ पर जो हैंड टूल्स वाला जितना भी वर्क होता है वो मैक्सिमम किसके द्वारा किया जाता है, फीमेल्स कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है। फीमेल्स जो होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ जब फीमेल्स पार्टिसिपेट करती हैं एंड ड्यू टू द बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बेटर मीन्स ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज, ठीक है। मैक्सिमम जो यहाँ पर मैं बात करूंगी बेटर अपॉर्चुनिटीज, हिंदी में बोलेंगे आप बेहतर अवसरों की तलाश में पुरुष नगरों की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ के मेल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो गांव में मेल कैंडिडेट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। मेल कहाँ माइग्रेट हो गए, यहाँ चले गए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो मेल की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। प्लस सिंबल एंड दिस एरो सिंबल इज रिप्रेजेंट जो इनकी जो संख्या है जो बढ़ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए बेटे आपको ये चीज क्लियर हो गई। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर बता देती हूँ। लाइक एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, लाइक एज मीन्स दिल्ली एंड मुंबई, इफ आई एम टेकिंग two examples here, then we can see from here maximum means जो है cities की population सबसे ज्यादा है, ठीक है, और सेक्स रेशियो जो है वो लिंग अनुपात जो है वो यहाँ का सबसे बेकार है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जो यहाँ पे प्रवासी हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। लाइक एज मीन्स यूपी और बिहार का आप जब भी एग्जाम्पल उठाते हैं तो वहां से आप देखेंगे कि लोग जो है काम की तलाश में अपने बर्थ प्लेस को, अपने मूलभूत स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, यहाँ मतलब शहरों की तरफ, नगरों की तरफ प्रवास करते हैं। तो एक तरीके से वहां पर जो ज्यादातर रह जाते हैं वो क्या रह जाते हैं, फीमेल्स रह जाती हैं, उनकी जो सिस्टर्स होती हैं, वाइफ होती हैं, मीन्स वो वहां पर रह जाते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली वहीं रहती है और वो यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। इससे हम जब भी सेक्स रेशियो जो होगा वो क्या होगा, उस सिटी का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज, जब हम विकासशील देशों की बात कर रहे हैं तो इन यहाँ पर स्थिति जो है वो लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है, यहाँ पर हमने देखा कि जो गांव है, गांव में लिंग अनुपात ज्यादा है एज कंपेयर टू सिटी, एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। लेकिन यदि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया तो आप वहां से देख सकते हैं कि वहां पर जो जनसंख्या की यदि हम बात करें तो वहां पर पुरुषों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि वहां का जो वर्क है एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो मॉडर्न टेक्निक से किया जाता है और उस मॉडर्न टेक्निक में मॉडर्न टूल्स का यूज किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाता है विच कैन बी इजिली हैंडल बाय द मीन्स मैन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इसलिए जो वहां के पुरुषों की संख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है। दूसरा जो है एक और रीजन होता है जिसकी वजह से मीन्स स्त्रियां जो हैं वो शहरों की तरफ प्रवास नहीं करती हैं। देयर इज अ फर्स्ट रीजन, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, जो लागत होती है वो रहने की जो लागत होती है वो काफी ऊंची होती है, ठीक है। तो ऊंची लागत की वजह से स्त्रियां जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास नहीं करती हैं। सेकेंड थिंग मीन्स एक सिक्योरिटी की यदि हम बात करें, सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो मेगा सिटीज के लिए मीन्स उनको सिक्योरिटी अनसिक्योर फील होता है। दैट्स वाई मीन्स वो फीमेल्स जो हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं और वहाँ के जो कार्य होते हैं
पेशे से संलग्नित होते हैं या जो भी इस तरीके की जो प्राइमरी एक्टिविटीज के वर्क होते हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनके पास इतनी ज्यादा अवसर रोजगार के शहरों में नहीं होते हैं, नगरीय क्षेत्रों में नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास रोजगार के अवसर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो भारत के गांव हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू urban areas. Is it clear to you now this topic? Okay. Now we start our next topic. This is the next topic, साक्षरता, लिटरेसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लिटरेसी जो टॉपिक है बेटे वो एक तरीके से देखिए साक्षर किसे कहा जाएगा, वो जो हमारे भारत के अंदर जो इसको डेफिनेशन दी गई है, तो वो डेफिनेशन क्या दी गई है, जब कोई एक इंसान, एक बच्चा जो है उसने 7 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया है और इस आयु की प्राप्ति के बाद वो किसी भी एक भाषा को जो हमारे संविधान में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, उसको वो लिख या पढ़ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं। और वो कुछ लॉजिकल थॉट्स भी, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकता है, लाइक एस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस। जब उसको ऐसी चीजें आती हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, लिटरेट कह देंगे, ठीक है। 22 भाषाएं जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन से लिखी गई हैं कि इन भाषाओं में से किसी भी, देखो, एक भाषा को लिखना और उसके साथ साथ उसको पढ़ना आता है उस भाषा को, और दूसरी बात ये कि वो कोई भी अंक गणितीय जो है वो गणना कर सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, लॉजिकल थॉट रख सकता है। तो ऐसे पर्सन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं। किसी भी देश की साक्षरता दर से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इसके बारे में जो है हम वो आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट यहाँ की क्या है, साक्षरता दर क्या है, वो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर थर्ड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जो थर्ड पार्ट जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर क्या है, इट्स अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या है हमारे पास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संगठन बोलते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं बेटे, और साथ के साथ उन बुक से आप रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी वर्ड के मीनिंग में कोई दिक्कत है, तो आप इजिली मीन्स मैसेज डाल के मुझसे पूछ सकते हैं उस मीनिंग के बारे में। आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं मीन्स इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जो भी आपका डाउट होगा वो साथ के साथ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं व्यावसायिक संगठन की बात करती हूँ तो सबसे पहले बेटे हमें यहाँ पर बात करूंगी, देखिए जो हमारी जनसंख्या है हम उसको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उस चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लोग जो है वो अलग अलग व्यवसायों में संलग्नित हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, occupational स्ट्रक्चर। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज 0 to 15, आफ्टर दैट 15 to 59, एंड नेक्स्ट वन इज द 60 प्लस, ठीक है। यहां पर आप इसे 0 to 14 कंसीडर करें। देखिए जो हमारी ये वाली पॉपुलेशन होती है, जो मैंने 3 भाग में इसको डिवाइड किया है, उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है। देखिए यहाँ से जो मैं कैटेगरी लेती हूँ वो कैटेगरी होती है बच्चों की, ये जो कैटेगरी होती है वयस्क की, एडल्ट्स की होती है, और जो ये कैटेगरी है ये बुजुर्गों की है, ठीक है, ये वयस्कों की है। अब यहां से देखिए जो ये बच्चे होते हैं और ये बुजुर्ग होते हैं, दोनों के दोनों एक तरीके से इस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, यदि मैं वर्किंग पॉपुलेशन की बात करती हूं, जिसे आप कार्यशील जनसंख्या बोल सकते हैं,
आप इसे सक्रिय जनसंख्या बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन से दैट दिस इज द एक्टिव पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? ये हम बोलते हैं। हम इसको वर्किंग पॉपुलेशन क्यों बोलते हैं? जो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करती हूँ तो 60 एज जब किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो वो बुजुर्ग की कैटेगरी में आ जाता है, और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट भी इसको क्या कर देती है, रिटायरमेंट दे देती है उसके वर्क प्लेस से, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पर्सन्स मतलब अपने एक्सपेंसेस के लिए और मतलब फैसिलिटीज के लिए जो इनके हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी ज्यादा होने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज। तो ये किस पर निर्भर होते हैं? जो अडल्ट होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से यदि बच्चों की बात करें तो आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। यू आर चिल्ड्रन मीन्स आप किस पर डिपेंड होते हैं? अपने फादर पर, अपने मदर पर, ठीक है, उनकी। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो हमारी कार्यरत जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 15 to 59 जो एज ग्रुप होता है, ये मैंने यहाँ पर एज को लिखा है, ठीक है, आयु को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? तो देखिए यहाँ से हमने अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की है। जब हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बताया है, तो ये लोग भी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। तो वो जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को हम क्या बोलते हैं? वहां से यहाँ से हम यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, फिर उसके बाद तृतीयक और उसके बाद चतुर्थक, ठीक है। प्राइमरी को आप ऐसे भी नोटेशन दे सकते हैं। बेसिकली दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ साइंस इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में हमने इनको डिवाइड किया है। अब जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, हालांकि जो हमारी बुक है ज्योग्राफी उसमें हम कंप्लीट इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। आपके कंप्लीट चैप्टर आएंगे इनसे रिलेटेड, सेकेंडरी एक्टिविटीज का, और ये जो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों का जो चैप्टर है वो लास्ट ईयर तो मीन्स रिड्यूस सिलेबस में था। इस ईयर का जो है वो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इट में भी इट विल नॉट इंक्लूड इन योर चैप्टर, ठीक है, बट हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th क्लास। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में आपने इस एक्टिविटीज के बारे में स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करती हूँ तो जैसे कि मत्स्य हो गया, मछली पालन जो होता है, एग्रीकल्चर, कृषि वगैरह जो होती है, इस तरीके की जो सभी चीजें होती हैं वो किसमें इन्वॉल्व होती हैं? प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। आप सबके साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। विनिर्माण बोलते हैं जब किसी चीज का हम उत्पादन एक बड़े स्केल पर करते हैं, एक लार्ज स्केल पे करते हैं। जब एक चीज का प्रोडक्शन जो है वो जब एक लार्ज स्केल पर हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टर्सरी एक्टिविटीज की बात करते हैं। टर्सरी एक्टिविटीज में हमारा आईटी वगैरह का सेक्टर, सर्विस सेक्टर वगैरह, सॉरी टर्सरी एक्टिविटीज में जो हमारा है वो सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक एज मीन्स आप सर्विसेज जो दे रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे इंजीनियर्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, ये सभी के सभी जो है वो टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर इनके कार्यों को इंक्लूड किया गया है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। जब हम चतुर्थक क्रियाकलापों की बात करते हैं तो जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, सूचना और मीन्स तकनीक का जो है वो सारा का सारा किसमें इन्वॉल्व है? वो सारा का सारा हमारा चतुर्थक क्रियाकलापों के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो आज हमने यहाँ से 3 टॉपिक किए हैं। बेसिकली तीनों ही टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पुट किया गया है। नाउ यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो वहां पर पुट किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 या 5 मार्क्स में भी पुट मिलेगा आपको कि जो रूरल और अर्बन कंपोजिशन है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जो है
उसका जो संगठन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना भी मिलेगा। 2 मार्क्स में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अनुसार जो है साक्षर किसे कहा जाता है, साक्षरता को डिफाइन कीजिए, साक्षरता की परिभाषा कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, साक्षरता की जो परिभाषा है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, व्यवसायिक जो स्ट्रक्चर है, संगठन जो कार्य विधि है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो प्रारूप है वो क्या होता है, इसके बारे में भी आप इजिली थ्रू द वेन डायग्राम यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, यदि आप वर्ड्स के साथ किसी डायग्राम के साथ किसी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर एनी एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर होगा उसके लिए क्या होगा, काफी आकर्षित होगा, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप इन डायग्राम्स के थ्रू भी अपने क्वेश्चन के आंसर को अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में या अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस जो है वो 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेट हो गए हैं। और जो इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी एनसीईआरटी नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाइए, उसमें से फाइंड कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चंस लगे वो सभी क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और साथ के साथ हर टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो आप लर्न करते हुए चलेंगे, ताकि आपको आपके कल जो बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। रिटन वर्क एंड लर्निंग वर्क, ठीक है, हर लेक्चर का आप साथ के साथ रूटीन से अपना काम कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, टुमारो मीन्स जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट का, हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का, दिस इज अवर 4th चैप्टर, वो हमारा वहां पर स्टार्ट हो चुका है और हमने उसके बारे में स्टडी कर लिया है। इससे पहले की जो वीडियो है वो हमारे 4th चैप्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो वो वहां से आप स्टडी कर लीजिए। फिर उसके बाद हम उसके बारे में यहाँ पर सेकेंड लेक्चर का जो डिस्कशन है वो करेंगे। ओके, ठीक है।